नमस्कार। द इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1905 टू 1918, ये सेकंड फेज़ था इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कारण थे इस फेज़ में जो हमारे 1905 से पहले तक जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी अगेंस्ट दी ब्रिटिश डोमिनेशन। तो उसमें किस तरह की पॉलिसीज़ हमारे जो पॉलिटिकली एजुकेटेड इंडियंस थे वो किस तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जरूर एंड तक बने रहिएगा। जो भी यूपीएससी और एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक डिटेल में आइडिया लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक है और आने वाली क्लासेस भी लाभदायक हैं। तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा कि नेशनल मूवमेंट का जो ये फेज़ था 1905 से लेकर के 1918 तक, इसमें क्या क्या ऐसे कारण थे जो मजबूर कर दिया हमारे जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे वो थोड़ा सा रेडिकल आइडियाज़ भी उनके दिमाग में पनपने शुरू हो गए। वो क्या कारण थे उसके, तो जरूर वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, इससे पहले ये आई एम कोटिंग दिस फ्रॉम द बुक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। आप सब जानते हैं, जितने भी यूपीएससी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए दिस इज़ द बाइबल। ये बाइबल मानी जाती है आपकी, अगर आपने नेशनल मूवमेंट को या मॉडर्न इंडिया को डिटेल में डिस्कस करना है, राइट। तो जो भी मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँगा ये आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाएंगे एक तो, और दूसरी बात जो यूपीएससी मेंस के पेपर भी देना चाहते हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बीच बीच में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि इस पोर्शन से नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो 3 फेज़ हैं 1905 से लेकर 1918 तक, 1919 के बाद जो टिल इंडिपेंडेंस तक, और 1905 से पहले यानी 1858 से लेकर के 1904 तक, ये तीनों फेजेस से बेशुमार क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स, एससीएससी और आपका यूपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं। चलिए, तो देखिए होता क्या। तो पेज नंबर 243 चैप्टर नंबर 12 नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 से 1918 तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए हुआ क्या। ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स द ट्रेंड ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीमिज्म हैड बीन ग्रोइंग इन द कंट्री। देखिए 1905 से पहले थोड़ा थोड़ा ये जो रेडिकल थॉट्स थे ये हमारे जो पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस थे, एजुकेटेड इंडियंस थे, उनके दिमाग में ये आ रहे थे, राइट। लेकिन ये जो रेडिकल थॉट था इट फाउंड इट्स एक्सप्रेशन इन द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब 1905 में सडनली ये डिसाइड किया गया कि बंगाल को हमने फाइनली इसका बंटवारा करना है, पार्टीशन करना है, तब ये जो एक्सट्रीमिज़म था या रेडिकल नेशनलिज्म था ये जनता के दिमाग में पनपना शुरू हुआ, ठीक है। और अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन मिला ना वो यहीं से मिला। तो ये ऑब्वियसली ये भी एक सवाल बनता है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ये ऐसे प्रीलिम्स में या एसएससी में क्वेश्चन बनते हैं कि पहली बार जो व्हेन डिड द फर्स्ट थॉट ऑफ द रेडिकल नेशनलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो दिमाग में कब आया, तो जब बंगाल का पार्टीशन किया गया, ठीक है जी। अब देखिए हुआ क्या। इससे पहले जो हमारा लड़ने का तरीका था, जो पॉलिटिकली एजुकेटेड इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैसे लड़ते थे। देखिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में वो स्पीचेस देते थे, ब्रिटिश डोमिनियन के अगेंस्ट या ब्रिटिश डोमिनेशन के अगेंस्ट स्पीचेस देते थे, पिटीशंस फाइल करते थे, ठीक है जी, सर्कुलर्स पास करते थे। तो ऐसा कुछ उनका तरीका था लड़ने का अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेशन, राइट। तो अब जब उनको असली पिक्चर समझ में आई तो ये असली पिक्चर के भी ब्रिटिशर्स बेसिकली इंडिया करने के आए हैं। ये जो पिक्चर उनको समझ में आई जब पहली बार उनके सामने तब आया जब 1896 के आसपास इंडिया में बहुत बड़ा फेमीन आया। तो वो 3-4 साल चला जिसने तकरीबन 1 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान ले ली। तब उन्हें असलियत समझ में आई कि यार ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे ये इनका अल्टीमेटली जो अल्टीमेट मकसद है वो एक इकलौता मकसद, सबसे बड़ा मकसद यही है कि ये इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। दे जस्ट वांट टू एक्सप्लॉइट इंडिया इकोनॉमिकली, ठीक है, एंड एनरिच इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियंस। कि वो यहाँ से चीज़ें लेकर वो इंग्लैंड को भरना चाहते हैं, ब्रिटिश क्राउन को खुश करना चाहते हैं, और ये सब करना चाहते हैं जैसे तैसे, चाहे इसके लिए उन्हें इंडियंस का कत्लेआम क्यों ना करना पड़े। तो ये उनको समझ में आया पहली बार जब वो फेमीन से गुजरे, जब उन्होंने 1 करोड़ हिंदुस्तानियों की लाइफ मतलब चली गई। तो ये सब मैं इसी बुक से कोट कर रहा हूँ। नाउ आई कम टू पेज 244
तो जो मैंने फेमीन की बात की थी, जो वो 1996 से लेकर 1900 तक, सॉरी 1896 से लेकर 1900 तक चला, इस किताब में लिखा है वो 90 लाख जाने लेकर गया, नहीं तकरीबन 1 करोड़ जाने उसने ली। ठीक है, फिर और क्या क्या कारण बने कि मतलब ये एक ना यूपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन बन सकता था, या यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी ऑप्शंस की फॉर्म में, वन और मोर देन वन करेक्ट की फॉर्म में ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिकग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि असली नेचर ब्रिटिश रूल की इंडियंस को कब पता लगी। तो एक तो पहला पॉइंट याद रखना है कि जब वो फेमीन आया 1896 से लेकर 1900 तक, फिर कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हुए 1892 से लेकर 1905 के कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हुए जो हमारे मॉडरेट नेशनलिस्ट को डिसअपॉइंट करके गए और उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि नाउ दे हैव टू थिंक ऑफ मोर रेडिकल पॉलिटिक्स rather than continuing their moderate politics, they must now go for radical politics। तो ये कुछ इवेंट्स हुए। तो ये कौन कौन से इवेंट्स थे? देखिए, पहला इवेंट आप सब जानते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया 1892 का, वो भी इंडियंस को डिसअपॉइंट करके गया। फिर ऑन द अदर हैंड इवन दी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द पीपल वर अटैक्ड, कि भाई ऐसा नहीं है कि वो जो ब्रिटिशर्स 1892 से लेकर 1905 तक जो लॉज पास कर रहे थे कि भाई हमें एक्स्ट्रा पॉलिटिकल राइट्स दे रहे थे, वो तो बाद की बात है, वो हमारी जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल राइट्स थी वो भी हमसे छीन रहे थे। तो वो कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ कैसे। इन 1898 ए लॉ वॉज पास्ड मेकिंग इट एन ऑफेंस टू एक्साइट फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द फॉरेन गवर्नमेंट। 1898 में लॉ पास कर दिया गया। ठीक है भाई, हम हर उस चीज़ को ऑफेंस मानेंगे, ठीक है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट माना जाएगा हर एक वो चीज़, चाहे आप वो बोलो, चाहे आप उसको एक्सप्रेस करो किसी वे में, चाहे अखबारों में आप एडिटोरियल्स लिखो, कि वो एक एक्ट ऑफ ऑफेंस माना जाएगा, जो कि जिसका एक काम, एक केवल एक मकसद होगा कि हर इंडियन के अंदर फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन पैदा करना अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये एक लॉ पास कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1899 में द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन दी कैलकाटा कॉरपोरेशन वर रिड्यूस्ड। कलकत्ता कॉरपोरेशन में इंडियन मेंबर्स की संख्या और कम कर दी गई। 1904 में एक और एक्ट पास हुआ, द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिसने प्रेस का फ्रीडम और रिस्ट्रिक्ट कर दिया और कम कर दिया। देखिए, ये सारी जो टाइमलाइन है याद रखनी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स या एसएससी में कि भाई टाइमलाइन पूछ लेते हैं, भाई 1904 में कौन सा एक्ट पास किया गया, ठीक है, 1898 में क्या हुआ, 1892 में कौन सा एक्ट पास किया गया। तो ये बड़े जरूरी हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए फॉर राइटिंग। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो एक तो ये डिससेटिस्फाई कर गया। फिर नाटू ब्रदर्स थे, उनको बिना सोचे समझे 1897 में विदाउट इवन बीइंग ट्राइड, इवन द चार्जेस अगेंस्ट देम वर नॉट मेड पब्लिक, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, उसी साल 1897 में ग्रेट लोकमान्य तिलक जी, जो अपने न्यूज़पेपर्स चलाते थे, एडिटर थे, उनको लॉन्ग टर्म्स के लिए इम्प्रिजनमेंट में भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया फॉर अराउजिंग द पीपल अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट। वही कि वो उनको ऐसा बोल के जेल में डाल दिया गया लोकमान्य तिलक जी को कि भाई आप जो अपने अखबारों में लिख रहे हो वो साफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिख रहे हो, जिससे कि फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन आ रही है जो इंडियंस के मन में। ठीक है जी। फिर ऐसे चलते चलते फिर लॉर्ड कर्जन जो आए, उनका एंटी कांग्रेस एटीट्यूड भी ये हम इंडियंस को कन्विंस कर गया कि भैया कि अगर हमें कामयाबी लेनी है, अगर हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना है, तो हमें अब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट जाना है और हम ये चाहते हैं कि हम इंडिया में एक ऐसी गवर्नमेंट पास की जाए जिनका कंट्रोल भी इंडियंस के हाथ में हो और जो मैनेज और दैट इज़ टू बी मैनेज्ड एंड रन बाय द इंडियन पीपल ओनली। तभी कहते हैं हम इकोनॉमिकली एडवांस हो पाएंगे, तभी हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश कर पाएंगी। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट इंडियंस के अंदर डाला और हर इंडियन के अंदर एक ऐसी फीलिंग आई, एक ऐसा एड्रेनलिन रश हमारे ब्लड में आया कि हम लड़ें, एक रेडिकल पॉलिसीज लेकर आए और हमारे जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे उनमें भी रेडिकलिज्म का आइडिया डाल दिया गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक मैं लाइन कोट कर रहा हूँ, इवन द मॉडरेट लीडर गोखले
ठीक है। गोखले जी जो मॉडरेट लीडर थे, ये भी क्वेश्चन आता है कि भी इनमें से कौन से लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट थे और कौन से मॉडरेट थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले वाज ए मॉडरेट लीडर। उन्होंने भी कंप्लेन किया दैट द ब्यूरोक्रेसी वाज ग्रोइंग फ्रैंकली सेल्फिश एंड ओपनली हॉस्टाइल टू नेशनल एस्पिरेशंस। तो ये हो गया। फिर ये तो चलो इकोनॉमिकली उनको पता लग गया कि भैया इकोनॉमिकली हम बहुत पीछे रहेंगे जब तक हमें ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे हैं। फिर हम इंडियंस को ये भी समझ में आ गया कि सोशली और कल्चरली भी ब्रिटिश रूल वाज नो लॉन्गर प्रोग्रेसिव। वो हमारे इकोनॉमिकली तो अगेंस्ट ही और हमें सोशली और कल्चरली भी ग्रो करने नहीं दे रहे थे। कुछ एग्जांपल्स में साइड करूँ कैसे, कह रहे द प्राइमरी एंड द टेक्निकल एजुकेशन वाज नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, ये नहीं प्रोग्रेस कर रही थी। एट द सेम टाइम्स द ऑफिशियल्स वर बिकमिंग सस्पिशियस ऑफ द हायर एजुकेशन एंड वर ट्राइंग टू डिस्करेज इट स्प्रेड इन द कंट्री। फिर यानी हमारी हायर एजुकेशन के अगेंस्ट भी चले गए थे वो। उसके लिए उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया 1904 का, जो कि हम नेशनलिस्ट को लगा इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज अंडर टाइटर ऑफिशियल कंट्रोल एंड टू चेक द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये भी हमें लगा कि हमें यार सोशली और कल्चरली भी ये ब्रिटिशर्स बहुत पीछे कर रहे हैं। तो दस एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडियंस वर गेटिंग कन्विंस्ड दैट सेल्फ गवर्नमेंट वाज एसेंशियली, अब यहां पे एक वर्ड आया सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कब आई। तो 1904-1905 के आसपास जब ये सारे एक्ट्स पास किए गए या जब बंगाल को डिसाइड किया गया पार्टीशन करना है, तब हमें ये समझ में आया कि सेल्फ गवर्नमेंट वाज एसेंशियल फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक, political and cultural progress of the country, and that political enslavement meant stunting the growth of Indian people। तो देखो प्यारे दर्शकों, प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बताया है कि कब सबसे पहले रेडिकल आइडियाज़ हमारे दिमाग में आए, सन 1905 में, ठीक है, जब बंगाल को पार्टीशन करने का सोचा गया। फिर हमें कब रियलाइज़ हुआ, When did we recognize the true nature of the British rule? ये सारे इवेंट्स चले 1892 से लेकर के 1905 तक के कुछ इवेंट्स जो मैंने डिस्कस किए इस वीडियो में। तो उन इवेंट्स से ये पता लग गया, हमारे मॉडरेट लीडर्स को भी पता लग चुका था कि भैया अब तो तलवार उठानी ही पड़ेगी। नमस्कार।